गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम आज हमारी जो ये क्लास है ये बीए फर्स्ट ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम हमारे जो प्रीवियस क्लास जो कल हुई थी एकात्मक शासन यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम एकात्मक शासन के जो अर्थ और विशेषताएं हैं इसका अध्ययन कर चुके हैं। एकात्मक शासन का अर्थ होता है सत्ता एक ही केंद्र में क्या होती है, केंद्रित होती है, या सत्ता एक ही हाथों में क्या होती है, केंद्रित होती है। और हमने कल है वो वेंकटरंगप्पा की, डायसी की, गार्नर की एकात्मक शासन की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन किया था। और ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, हॉलैंड है, स्वीडन है, इटली है, इन देशों में, फ्रांस है, एकात्मक शासन है वो वर्तमान समय में क्या किया जाता है, पाया जाता है। आज हम एकात्मक शासन है इसके गुण है, एकात्मक शासन के जो गुण है इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है प्रशासन में एकता या एक रूपता। एकात्मक शासन का सबसे पहला गुण है प्रशासन में एक रूपता, क्योंकि एकात्मक शासन में शक्ति क्या होती है, एक ही हाथ में केंद्रित होती है। और इसके कारण प्रशासन में क्या पाई जाती है, एकता, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन और आदेश अगर राज्य ने या अगर राजा ने या शासक ने अगर कोई आदेश दे दिया तो उस आदेश का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर अनुशासन पाया जाता है। तो प्रशासन में क्या होती है, एकता होती है। एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक ही प्रकार के, और एकात्मक शासन में संपूर्ण राज्य में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कानून होते हैं और वो सभी पर क्या होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो एकात्मक जो शासन है इसमें संपूर्ण राज्य में कानून है वो एक ही प्रकार के होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय शासन के निर्देशन के अंतर्गत कार्य रूप में परिणित किया जाता है। तो इससे कानून एक जैसे होते हैं और वो कानून है वो पूरे देश में संपूर्ण रूप में वैसे ही लागू होते हैं और उन कानून है या इससे क्या होता है, संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एक रूपता बनी रहती है। दूसरा है प्रशासनिक जो शक्ति संपन्नता। इसमें जो प्रशासन है वो क्या होता है, शक्ति संपन्न होता है। प्रशासन के पास क्या होती है, केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से और दृढ़ता के साथ क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यहाँ पर प्रशासन है वो क्या होता है, शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि उनके पास में शक्ति है वो केंद्रीकरण होती है और वो जनता के हित में कोई भी काम है वो कर सकती है। जिस प्रकार से भारत में भी हमारी सरकार है, यहाँ पर क्या है, संस्थात्मक संघात्मक शासन है। तो यहाँ पर अगर सरकार कृषि बिल को लेकर या कृषि जो है उसका विरोध हो रहा है, जबकि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन चाहता है या जो शासक चाहता है उसी प्रकार से होता है। केंद्रीय सरकार के सबल होने और उत्तरदायित्व के निश्चित होने के कारण प्रशासन में क्या जाती है, केंद्र सरकार यहाँ सबल होती है, मतलब मजबूत होती है और इसके कारण उनमें उत्तरदायित्व और कुशलता क्या होती है, पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा वो है संकट काल के लिए उपयुक्त है। एकात्मक जो शासन है वो संकट काल के लिए उपयुक्त है, जैसे युद्ध हो जाए या आर्थिक संकट आ जाए, युद्ध है या जो आर्थिक अगर संकट आ जाए तो इस समय जो एकात्मक शासन है अगर इस प्रकार की किसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो शांति शीघ्रतापूर्वक निर्णय कर सकते हैं, उन्हें गुप्त रख सकते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे, एकात्मक शासन में अगर संकट काल की परिस्थिति आ जाए, इस प्रकार की असाधारण परिस्थिति आ जाए तो निर्णय क्या ले सकते हैं, शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिया जा सकता है और उन निर्णयों को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति क्या होती है, एक ही के हाथ में होती है और इस प्रकार से शीघ्रतापूर्वक कार्य केवल एकात्मक शासन के द्वारा किया जा सकता है और जिसके अंतर्गत शक्ति का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। भारतीय संविधान में हम के अंतर्गत संकट काल के समय संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में और भारत में भी, अपने देश में भी अगर संकट काल आ जाए तो भारत में भी, हालांकि यहाँ पर जो शासन है वो संसदीय संघात्मक है, परंतु अगर संकट काल आ जाए तो भारत में ये जो संघात्मक शासन है इसको क्या कर सकते हैं, एकात्मक शासन है वो कर सकते हैं। ऐसा जब आपातकाल लगा था 1975 में तो इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। अगला है संगठन की सरलता। संगठन की दृष्टि से एकात्मक वो बहुत सरल होता है। अगर संगठन की दृष्टि से जो एकात्मक शासन है ये क्या होता है, बहुत सरल होता है, क्योंकि इसमें एक आदेश देने वाला होता है और बाकी उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस संगठन में प्राय पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का, इसमें शासन में केंद्रीय सरकार किसी भी प्रकार का क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि
केंद्र सरकार है वो आदेश देती है और उनको उन आदेशों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। पांचवा जो है गुण राष्ट्रीय एकता। शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश में एक जैसे ही कानून होते हैं। इसमें शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश है, इसमें एक जैसे कानून होते हैं, सभी के लिए समान कानून होते हैं, एक जैसे कानून होते हैं, एक ही प्रकार से उन्हें और एक ही प्रकार से उन कार्यों को या कानूनों को लागू किया जाता है और एक ही प्रकार से क्या होती है, न्याय व्यवस्था होती है, सभी के लिए एक समान होती है। सभी देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना, क्योंकि सभी पर कानून एक जैसे ही होते हैं, सभी लोग एक जैसे ही लागू होते हैं, न्याय व्यवस्था भी एक जैसी होती है, इसलिए उनमें क्या होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला है मितव्ययता। जो एकात्मक शासन प्रणाली, इसका सबसे प्रमुख गुण है इसमें विविध स्थानों पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। मितव्ययिता मतलब इसमें क्या होता है, वे कम होता है या खर्च वो कम होता है। कम होने का कारण क्या है, अगर हम संघात्मक शासन में अध्ययन करेंगे तो एक तो केंद्र सरकार, फिर राज्यों की अलग अलग सरकारें, प्रांतों की सरकारें और फिर स्थानीय स्वशासन, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक ही सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, तो दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है और शासन में मितव्ययिता रहती है। अगला है छोटे देशों के लिए उपयुक्त। ये एकात्मक जो शासन प्रणाली है, जो छोटे देश है उनके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। उन देशों में छोटे जो देश है, एकात्मक शासन है वो छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि ये उनमें सब भेदभाव समाप्त करके, छोटे देशों में सारे भेदभाव क्या कर देता है, ये समाप्त कर देते हैं और संगठन है या छोटे जो देश है उसमें सारे जो भेद ये समाप्त कर देता है और संगठन और एकता स्थापित करता है। तो ये हमने एकात्मक जो हमारी जो एकात्मक शासन है, एकात्मक शासन के हमने गुण है, गुणों का अध्ययन किया। अब इसके हम दोष भी देख लेते हैं। तो एकात्मक शासन है, इसके जो गुण है, हमने पहला प्रशासन में एक रूपता था, दूसरा है वो प्रशासनिक है वो शक्ति संपन्नता या प्रशासन है वो शक्ति संपन्न होता है। तीसरा हमने जब अध्ययन किया था तो ये तीसरा है संकट काल के लिए एकात्मक जो शासन प्रणाली है वो क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि शीघ्र निर्णय ले लेते हैं, शक्ति है वो एक ही हाथ में होती है। अगला हमने पढ़ा था संगठन है, पांचवा हमने पढ़ा था राष्ट्रीय एकता है, छठा मितव्ययिता है और अगला हमने पढ़ा था छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है। अब एकात्मक शासन के दोष, एकात्मक शासन है इसके दोष है, दोष भी है। हमने कल जब अध्ययन किया था तो एकात्मक शासन में गुण कम थे तो दोष क्या थे, अधिक थे। तो दोष है, देखो इसमें केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय, केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय, इससे सारी शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। तो इसके कारण केंद्र सरकार क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के निरंकुश होने का भय, केंद्र सरकार पर किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, अंकुश नहीं होता है। तो यह संभावना बनी रहती है कि केंद्र सरकार क्या हो सकती है, निरंकुश हो सकती है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में ही निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी करने न लग जाए। और ये व्यवहारिक अनुभव भी है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप में क्या आती है, निरंकुशता आती है। अगर शक्तियाँ एक ही हाथ में होती है तो अगर शक्तियाँ आएगी तो उसमें क्या आएगी, निरंकुशता भी आएगी। इसलिए शक्तियों का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना चाहिए। दूसरा जो दोष है वो है राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ, राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। एकात्मक जो शासन है ये अपने नागरिकों को राजनीतिक रूप से क्या नहीं कर पाता है, जागृत नहीं कर पाता है। ये प्रजातंत्रीय शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु ये राजनीतिक चेतना है वो एकात्मक शासन में ठीक ठाक प्रकार से क्या नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। एकात्मक शासन में एक ही मंत्रिमंडल और एक ही विधानमंडल होता है तथा स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था है वो कमजोर होती है। इसके कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने तथा शासन में हाथ बंटाने का पूर्ण क्या नहीं मिल पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए जनता राजनीतिक रूप से क्या नहीं हो पाती है, जागृत नहीं हो पाती है। जबकि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जनता को राजनीतिक चेतना है वो जागृत करने में ज़्यादा है वो अवसर मिलते हैं। तीसरा जो दोष है वो है
अक्षम और अकुशल शासन, अक्षम व अकुशल शासन, एकात्मक शासन है वो शासन करने में सक्षम नहीं है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है, किंतु राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझकर उचित रूप से शासन कर सकेंगी। तो यहाँ पर यही है, स्थानीय सरकारें है वो केंद्रीय सरकार पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। तो ये शासन क्या है, अक्षम है, कुशल शासन नहीं है, ये अकुशल शासन है। अगला जो दोष है वो है स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में बाधा। स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, स्थानीय जो शासन होता है, उनके कार्यों में एकात्मक शासन क्या डालता है, बाधा डालता है। स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा। स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति और आय के स्रोत होने चाहिए। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में भी स्थानीय संस्थाएं होती है, लेकिन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक होने के कारण ये संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं होती है, ये एकात्मक जो सरकार होने के कारण अपना ठीक से क्या नहीं कर पाती है, कार्य नहीं कर पाती है। अगला है नौकरशाही। नौकरशाही है, नौकरशाही का शासन। एकात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसमें नौकरशाही का शासन होता है। नौकरशाही ने जो आदेश दे दिया उसका जनता को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। जनता को सभी शासन के जो सभी स्वरूप है उसमें भाग नहीं ले पाती है, या भाग लेने का क्या नहीं मिल पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है जनता को। इसलिए शासन शक्ति है वो सरकारी कर्मचारियों की, और इसलिए शासन शक्ति है वो क्या हो जाती है, सरकारी जो कर्मचारी है उनके हाथों में केंद्रित हो जाती है। सरकारी जो कर्मचारी है, क्योंकि जनता को क्या मिलता है, बहुत ही कम मौका मिलता है। शासन शक्ति है वो सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। और नौकरशाही है ये स्वेच्छाचारी। नौकरशाही है ये स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, शासन करते हैं। अगला जो है वो है विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त, या बड़े राज्य है जो विविधता वाले राज्य है उनके लिए क्या है, अनुपयुक्त है। भारत जैसे देश है, अमेरिका जैसे बड़े जो देश है या विविधता वाले देश है उनके लिए जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। विविधता वाले जो देश है उनके लिए छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो सकता है, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्य है जहाँ पर भाषा है, नस्ल है, धर्म है, संस्कृति है की विविधताएं हो, वहाँ पर एकात्मक शासन के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विविधता वाले विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक जो शासन है वही क्या है, उपयुक्त है। तो हमने इस हमारी जो क्लास है इसमें एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसके गुण और दोष है इसकी चर्चा की। और वर्तमान समय में तो लोकतंत्र ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो एकात्मक शासन के गुण और दोष है या एकात्मक शासन के बारे में समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसका एकात्मक शासन यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसका अध्ययन कर लेना। और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।